चलो देखो। So this is November 18 variant 52 question number 1. ठीक है, चलें। Sample of waste water contains calcium ions, copper 2 ions and lead 2 ions. ऑब्जेक्टिव क्या है जी? हमें प्लान क्या करना है? यू आर टू प्लान एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर you are to plan an experimental procedure to separate the metal ions in wastewater sample by forming precipitates of metal ions. So objective ये है कि आप उसको प्रेसिपिटेट बना के उस आयन जो भी मेटल आयन है उसका प्रेसिपिटेट बना के उसको आप सेपरेट कर लें। ठीक है, अच्छा। द टेबल बिलो shows the numerical values of KSP of some compounds. अच्छा, KSP याद है? सॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, KSP की वैल्यू जितनी बड़ी होती है इसका मतलब है वो उतना ज्यादा सॉल्युबल है, और KSP की वैल्यू जितनी छोटी होती है इतना उसका वो कम सॉल्युबल है। ये पता है ना सबको? अच्छा, उसने कहा फॉर एग्जांपल द सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज दिस मच। द स्मॉलर द, उसने खुद ही लिख दिया, चलिए आपकी आसानी के लिए। द स्मॉलर द सॉल्युबल प्रोडक्ट द इजियर इट इज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट टू फॉर्म। ठीक है, अच्छा। अब ये टेबल समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का KSP ये है, कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट का KSP ये है, लेड सल्फाइड का KSP ये है। तो इधर जो है वो उसने कैटाइन्स लिखे हुए हैं, ये इधर इसने एनाइन्स लिखे हुए हैं, और इस तरीके से आपको टेबल में उसका KSP दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना ये टेबल सबको? ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको चीजें प्रोवाइड क्या की हुई हैं? सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर कंटेनिंग दीज 3 आयंस, HCl aqueous दिया हुआ है, अमोनियम कार्बोनेट दिया हुआ है और अमोनियम सल्फाइड दिया हुआ है। These are the solutions which are given. क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में उसने? अच्छा, no other reagent should be used, standard laboratory equipments are available. ठीक है, the flow chart below is provided to plan the order of the steps for the separation by filtration of the precipitates from the sample of wastewater. Complete the flow chart. For each step, state the reagent added and the substance removed by filtration. चलो भाई, उसने आप लोगों को, मैं यहाँ लिख दूं जरा, सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, उसने आप लोगों को पहला स्टेप का रिएजेंट लिख दिया है, HCl डाला आपने। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द टेबल। HCl डाला आपने तो तीनों में से किसके सबसे ज्यादा क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे? लेड के बनेंगे। कैसे पता चला आपको? बेटा इधर देख लो और समझ भी लो, नहीं तो हज करने चले जाओ सीधे। किसके सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेंगे? जिसका KSP की वैल्यू सबसे कम होगी। तो बताओ, कैल्शियम में, कॉपर में और लेड में सबसे क्लोराइड के साथ सबसे छोटी किसकी है? यार क्या वैल्यू देखनी भी नहीं आती तुमको? मौलाना साहब कभी इधर भी सुन लिया करो। इसको बेचारे को ये भी समझ नहीं आ रहा, क्लोराइड के साथ वैल्यू देख लो। सबसे ज्यादा छोटी लेड क्लोराइड की वैल्यू है। इसका मतलब जब तुम HCl डालोगे तो प्रेसिपिटेट्स लेड क्लोराइड के सबसे ज्यादा फॉर्म होंगे, उन दोनों के प्रेसिपिटेट भी बनेंगे लेकिन बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट लेड क्लोराइड के बनेंगे, तो आप उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। तो उसने पहले वाले पार्ट में आपसे यही पूछा कि किसके बनेंगे, तो यहां पर आप लिख देंगे लेड क्लोराइड। ठीक है, मैंने नीचे वजह लिख दी, एग्जामिनर ने वजह पूछी नहीं है, बट आपके बाद में याद रखने के लिए कि KSP ऑफ लेड विद Cl इज स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया? कहां तक बात सबको क्लियर है? अब आपने डिसाइड करना है कि अगला रिएजेंट कौन सा डालेगा, उसका PPT कौन सा होगा, और थर्ड कौन सा डालेगा, उसका जो सब्सटेंस होगा वो कौन सा रिमूव होगा। लेट्स गो बैक टू द टेबल।
हमें, हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फाइड दो हैं, ठीक है। ये समझो कि लेड तो निकल गया, तो लेड वाले कॉलम को तो आप भूल जाएं, ठीक है। और क्लोराइड भी निकल गया ना, लेड क्लोराइड हो गया ना, तो आप समझे ये दो कॉलम तो आपके लिए बेकार होगा। हाँ, निकल गया ना, लेड क्लोराइड तो बाहर हो गया ना, आपने क्लोराइड डाल के लेड क्लोराइड को प्रेसिपिटेट बना दिया। अब तुम्हारे पास दो रिएजेंट्स रह गए, अमोनियम कार्बोनेट रह गया है और अमोनियम सल्फेट रह गया है, ठीक है। और दो कैटायंस रह गए हैं, जाहिर है कार्बोनेट और सल्फेट तो वहीं से आएंगे ना, अमोनियम कार्बोनेट से, सल्फेट से। तो अब आप बताइए पहले कौन सा डालें, अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फाइड, और क्यों? दोनों में से किसका कम होगा? एक सेकंड, नहीं नहीं सर, कोई भी नहीं डाल सकते सर, कोई भी नहीं डाल सकते। आपको बहुत केयरफुल रहना है कि कौन सा डालना है। सोचे ना, ये तो सोचे। ऐसे ही है। देखिए इसके अंदर अगर आपने कार्बोनेट पहले डाला तो जरा वैल्यूज देखें KSP की दोनों की। इसकी वैल्यू है 10⁻⁻9, इसकी है 10⁻⁻10। दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, -9 और -10 का डिफरेंस आइडेंटिकल है, लेकिन इन दोनों में फर्क देखिए, सल्फाइड के डिफरेंस का देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब सुनो मेरी बात, अगर तुम में से किसी ने पहले कार्बोनेट डाल दिया, कार्बोनेट इज द रॉन्ग आंसर, पहले डालेगा सल्फाइड। अगर तुम में से किसी ने पहले कार्बोनेट डाल दिया तो पता है क्या होगा? कॉपर के और कैल्शियम के तकरीबन आधे आधे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। यानी जब तुम डालोगे ना ये अमोनियम कार्बोनेट, तो आधा सोल्यूशन कॉपर का होगा और आधा सोल्यूशन जो है ना वो तकरीबन कैल्शियम का होगा। तो तुम किसको फिल्टर आउट करोगे? वो तो दोनों ही प्रेसिपिटेट है, फिल्टर करोगे दोनों ही बाहर आ जाएंगे। तो आपको वो पहले निकालना है जिसके ज्यादा प्रेसिपिटेट बने। तो जब आप डालेंगे अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड जब आप डालेंगे ना तो ज्यादा प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे? कॉपर, बहुत थोड़े, वो तो क्लोराइड में भी थोड़े से तो उससे उधर भी बन रहे थे ना, सो कॉपर के बन जाएंगे, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, आप उसको फिल्टर आउट कर लेंगे, तो अब सिर्फ बचेगा ही क्या तुम्हारे पास? अब तुम्हारे पास सिर्फ बचेगा ही कैल्शियम। तो जब तुम अमोनियम कार्बोनेट डालोगे तो वो कैल्शियम और कार्बोनेट रिएक्ट करके फिर उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। समझ में आया? तो इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस ऑर्डर का ध्यान रखना है कि ये किस ऑर्डर में डाले हैं। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, नेक्स्ट उधर आएगा। अब अगला दो, ठीक है, अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड डालोगे तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, उसके बाद तुम डालोगे अमोनियम कार्बोनेट, उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और वो आप वो दोनों तो निकल गए, लेड और कॉपर, तो वही बचेगा। समझ में आ गया सबको? अच्छा, स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में देख रहे हो न्यूट्रलाइज लिखा हुआ है। स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में न्यूट्रलाइज लिखा हुआ है। क्यों करना, किस चीज से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? नहीं, HCl को ही तो न्यूट्रलाइज करना है भाई, HCl डाला है ना। सो स्टेप नंबर 2 में जाने से पहले आप उसको पहले न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो ये अगला सवाल उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में, आफ्टर द सब्सटेंसेस फॉर्म इन ईच स्टेप। अच्छा, पहले उसने कुछ और पूछा हुआ है। अच्छा, इसको देखो, ये भी बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है। आफ्टर अ सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ईच स्टेप in A have been removed by filtration, a further drop of the reagent used for that step is added to the wastewater sample। यानी वो कह रहा है अलग करने के बाद ना आप फिर एक ड्रॉप उसका जो है वो फर्दर ड्रॉप डालते हैं। ये क्यों करते हैं? हाँ, जस्ट टू मेक श्योर कि सारा जो सब्सटेंस है वो रिमूव हो चुका है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ प्रेसिपिटेट अभी बने नहीं होते, हम पहले फिल्टर आउट कर लेते हैं उसको, तो आप एक ड्रॉप डालते हैं ना तो देखते हैं फिर भर गए प्रेसिपिटेट, इसका मतलब है कि आपने भी पूरी सेपरेशन नहीं की है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन के लिए किया जाता है कि हमारे पास जिस चीज के प्रेसिपिटेट आपने निकाल लिए हैं वो बच तो नहीं गए। तो टू रिमूव अनरिएक्टेड कैटाइंस लेफ्ट इन वाटर, ठीक है। फिर अगला पार्ट, between step number 1 and step number 2 the wastewater sample is neutralized. This is so that step 2 and 3 will work. Suggest a reagent that would be added to neutralize the wastewater sample. State how could test that a water sample has been neutralized.
तो क्या डालेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए और कैसे पता चलेगा कि वो न्यूट्रलाइज हो गया? ओके, एक्वस एनओएच डाल दें। और पीएच मीटर, भाई पीएच मीटर किस दिन काम आएगा? ठीक है, पीएच मीटर बेस्ट है। देखो पीएच मीटर जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। सो आप उसको एनओएच ऐड करेंगे, एक्वस एनओएच एनाल्कली और पीएच मीटर, अगर वो वैल्यू आपको 7 दिखा देगा तो इसका मतलब है वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ठीक है मौलाना साहब। दोनों ही एक दूसरे को मौलाना समझ रहे हैं। सर ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये मजे का पार्ट है। मजे का मतलब ये है कि अच्छा ये वाला तो इतना मजे का नहीं है, इसका अगला वाला एक्चुअली ये वाला डायग्राम है। डायग्राम्स आपने जो एएस में एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके अंदर से आपको कुछ चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। पढ़ो इसको। A student completes a reaction in A with a sample of wastewater and obtain one of the precipitate produced XCO3. ठीक है, अब XCO3 कैन बी कैल्शियम, इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी लेड। उसने कहा किसी एक को उसने ऑब्टेन कर लिया है। The student plans to calculate the concentration of X2 ions present in the sample of wastewater by measuring the loss of mass loss on heating the freshly filtered sample of calcium carbonate. वो कह रहा है वो हीट करके ना उसको जो मास लूज हुआ है उससे वो एक्स की कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करेगा। एवेपोरेशन नहीं सर, डिकम्पोजिशन। सॉलिड है, सॉलिड एवेपोरेट नहीं होगा, डिकम्पोजिशन। आप जब कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, अभी उसने सवाल क्या पूछा हुआ है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम of the experimental setup that the student would use. Your diagram should show how the loss of solid during the heating would be prevented. अच्छा, loss of solid का क्या मतलब है? Why would solid be lost on heating? देखिए होता क्या है, जब आप हीट करते हैं ना तो सॉलिड्स गर्म होकर ना किनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और किनेटिक एनर्जी गेन करके ना दे हैव द टेंडेंसी टू पॉप आउट। ये वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री, पॉप आउट। पॉप आउट का मतलब होता है कि वो एनर्जेटिक सॉलिड होता है ना, वो एनर्जी किनेटिक एनर्जी ज्यादा उछल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये अक्सर बहुत गर्म चीजों के साथ ऐसा होता है कि किनेटिक एनर्जी की वजह से दे कैन पॉप आउट। टू मेक श्योर कि आप उसको बाहर ना जाने दें। सिर्फ बाहर क्या जाए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि जब तुम कार्बोरेट को हीट करते हो जब, अच्छा इसने आगे वैसे दिया हुआ भी है, हमें वैसे पता है कि मेटल ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा बनता है मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे आप बताइए कि मेटल ऑक्साइड का स्टेट क्या होता है? सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ना। तो बताइए, अच्छा पहले हीट किस में करना है? क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल। ठीक है, और ये कैसे इंश्योर करें कि सॉलिड बाहर ना भागे? लेड लगाते हैं। ठीक है, सो आप क्रूसिबल में हीट करते हैं इसको और एक लेड आप लगा देते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द सॉलिड। ओके, 0.18 ग्राम करीब फर्क आता है। तो अच्छा, दूसरा ये कि एक और बात मुझे याद आई कि एक और भी होता है, आप इसके ऊपर ना फिल्टर पेपर चिपका दे ऊपर। फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का भी एक फायदा होता है कि पोरस होता है ना, तो उसके अंदर से गैस निकल जाती है और सॉलिड्स वगैरह उसके अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन हम बात खोल लेंगे ना तो गैस तो बन गई ना, उसके तो कर जाती है। ठीक है, चलिए आ जाए, आगे बढ़े, बढ़े आगे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि चले अब अगला। उसने हमसे ये पूछा तो नहीं है कि कैसे तुम लोग इसकी कंसंट्रेशन निकालोगे, लेकिन मुझे आइडिया तो दो, क्योंकि जब तक तुम्हें आइडिया नहीं होगा ना तुम इसका आंसर नहीं कर सकोगे पार्ट 2 का। पहले सुन लो, उसने प्रोसीजर थोड़ा सा लिखा हुआ है। उसने कहा द स्टूडेंट वेज XCO3 प्रेसिपिटेट एंड रिकॉर्ड इट्स मास। ठीक है, the student then heats the precipitate strongly for 5 minutes and weighs it again. The student records the difference in the mass and from this calculates X2 की concentration. पहले मुझे समझाओ इसके अंदर हो क्या रहा है। तुमने उसको पहले वजन करके स्टूडेंट वेज, ठीक है, उसका मास रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद तुमने उसको गर्म किया। आप एक्चुअली हीट करके क्या कर रहे हो, इक्वेशन भी दे दी
हीट करके आप उसको तोड़ रहे हैं बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या चीज बाहर जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से उसका मास क्या होगा? कम हो जाएगा। उससे कहा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द डिफरेंस इन मास। तो ये डिफरेंस इन मास किसका मास है? कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। और उससे वो कैलकुलेट करता है X2 प्लस की कंसंट्रेशन। ये समझाओ कि ये कैसे कैलकुलेट करेगा X2 की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से? पहले किसके मोल निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का मास को उसके एमआर से आप उसके मोल निकाल लेंगे डिवाइड करके, ठीक है, मोल आ गए। फिर क्या होगा? किसका किसका? कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल रेशो। उससे आप क्या डिटरमिन करेंगे? कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं, ठीक है। फिर अच्छा चलें, यहां तक भी अगर आप पहुंच गए तो आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मास से आप एक्स कार्बोनेट पे पहुंचेंगे और वहां से एक्स की कंसंट्रेशन निकालेंगे। इतना तो समझ आ रहा है ना? अच्छा, इसके आगे नहीं भी आ रहा तो काम चल जाएगा। अब उसने कहा हुआ है कि 2 प्रॉब्लम्स विद दिस मेथड, यानी कोई भी पॉसिबल प्रॉब्लम जो हो सकते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होगा ऑन द कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ X2 प्लस। ठीक है, बताइए क्या 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं? यस, इसका एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि आपने 5 मिनट तक हीट किया है। आपको क्या पता 5 मिनट तक वो पूरा डिकम्पोज हुआ है नहीं हुआ? 5 मिनट तक हीट करना इज नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग। एक्चुअल सही तरीका क्या है? कब तक हीट करना चाहिए? जब तक मास का चेंज आना बंद हो जाए, हीट टिल कांस्टेंट मास। ठीक है, तो इसका ये प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम भी बता दो, फिर उसका हल भी उसका इफेक्ट क्या होगा। अच्छा पहले बताइए, चले पहले दूसरा प्रॉब्लम बताते हैं। और ये जहन में लाओ, ये XCO3 आए कहां से हैं? किसी और नहीं भाई, अभी पीछे की क्वेश्चन चल रही है। ये कार्बोनेट आया कहां से है? पानी, सर पानी में डाला था हमने, सैंपल वाटर में डाला था, प्रेसिपिटेट बने थे ना, वो प्रेसिपिटेट को फिल्टर किया है ना, फिर उस फिल्टर्ड प्रेसिपिटेट के साथ हमने ये किया है। सर इम्प्योरिटी से क्या क्या जाननी छूटेगी? यू हैव टू टेल एग्जैक्टली व्हाट इम्प्योरिटीज क्या? सर जो आपने सैंपल लिया एक्स कार्बोनेट का, वो पूरा ड्राई नहीं होगा, पानी में से निकला हुआ है ना। सो अगर वो पूरा ड्राई नहीं होता ना, तो उसके अंदर वाटर होता है शामिल। ठीक है, हाँ, तो हीट करने से पहले तो मास उसका ज्यादा आएगा ना, क्योंकि पहले तो आप जब इनिशियल मास लेंगे वो ज्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा चलें, अब मुझे बताइए, ये आसान पार्ट थे, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम तो आसान है, ये तो बच्चे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मसला है उसका इफेक्ट क्या होता है X2 प्लस का, ये मैंने देखा है लोग नहीं फिगर आउट कर पाते। सुनाओ, पहले वाले आपने पहला प्रॉब्लम मुझे बताया था कि सर उसका जो आपने 5 मिनट तक उसको हीट किया, तो हो सकता है वो फुली डिकम्पोज ना हुआ। इसका कंसंट्रेशन जो कैलकुलेट होगी उस पर क्या इफेक्ट है? क्या फर्क होगा? ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आ जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, यही असल जो है ना, इसके अंदर ही लोग फंसते हैं आके। तुम एक्स कार्बोनेट, मेरी बात गौर से सुनना, तुम एक्स कार्बोनेट का जो मास लोगे, मिसाल ले रहा हूं ऐसे ही, इसका जो मास है से वो 10 ग्राम है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, जो मास हीटिंग के बाद कैलकुलेट होगा एक्चुअली वो XO का होगा ना सर। वो तो तो जो डिफरेंस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा ना। सो सपोज करो इसका आया 8 ग्राम्स, ठीक है, इसको हम 2 कह देते हैं, या आफ्टर हीटिंग आया। आपने दोनों का डिफरेंस लिया 10 - 8, आपने दोनों का जब डिफरेंस लिया तो 2 ग्राम्स आ गया। ये 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाले, फिर रेशियो से तुमने एक्स कार्बोनेट के मोल निकाले, और फिर उससे कंसंट्रेशन निकाली। अब तुम्हारी गलती क्या हुई है? तुमने उसको कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं किया, तुम्हें लगा के कर दिया
बट तुमने कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं किया। अभी भाई मैं बोल रहा हूँ यही बहुत है, अभी मैं तो पता नहीं मैं किस तरीके से मैं जाग भी कैसे रहा हूँ। अच्छा, सो ये बताइए कि अगर आपने कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं किया तो गलत कौन सा मास आया है? नहीं, M1 या M2? भाई M1 तो सही मेजर हुआ ना। एक्चुअली M2 का मास थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। वो ज्यादा इसलिए आ जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्स कार्बोनेट भी बचा हुआ रह गया है। ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। आना उसको 8 चाहिए था, लेकिन 1 ग्राम ज्यादा इसलिए आ गया क्योंकि वो एक्स कार्बोनेट भी पूरा नहीं टूटा ना। तो जो डिफरेंस है दोनों का वो छोटा हो जाएगा। जब डिफरेंस छोटा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कम आएंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कम आएंगे तो एक्स कार्बोनेट के मोल कम आएंगे, ज़्यादा एक्स की कंसंट्रेशन भी कम आएगी। ठीक है, तो अगर आपने उसको कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं किया तो एक्स की कंसंट्रेशन कम निकलेगी। समझ में आ रही है बात? आ गई? दूसरे में क्या हुआ, अगर तुमने उसको ड्राई सही से नहीं किया तो ड्राई सही से, सुनो अब भाई, ड्राई सही से नहीं किया तो इसका जो 10 ग्राम आना चाहिए था वो ज्यादा आएगा ना। सपोज करो वो 11 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन भाई जब तुम हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे तो पानी भी तो एवापोरेट हो जाएगा, तो M2 सही आएगा क्योंकि तुम वो ड्राई नहीं था, लेकिन जब इतना हीट करोगे कि वो डिकम्पोज हो जाएगा तो पानी तो एवापोरेट होगा ही। तो आपका जो M2 है वो अपनी जगह सही आएगा, लेकिन अभी भी डिफरेंस क्या आ जाएगा, बड़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा आ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा होगा, मोल ज्यादा होंगे, तो प्रोपोर्शनली उसके मोल ज्यादा आ जाएंगे एक्स कार्बोनेट के, और उससे रेशो जो है आपका बड़ा, कंसंट्रेशन एक्स से ज्यादा निकल आएगी। एग्जैक्टली। तो अब ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है, आंसर्स देख लीजिए अब। सर एक सेकेंड। सो अगर, सुनो, अगर ये इसका पहले वाले का प्रॉब्लम देखो, मैंने क्या लिखा है, प्रेसिपिटेट ऑफ XCO3 इज नॉट ड्राई, तो उसका आंसर क्या है, हायर कैलकुलेटेड X2 कंसंट्रेशन देन एक्चुअल। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और अगर दूसरा ये आंसर है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, नॉट ऑल XCO3 has decomposed। ठीक है, सो लोअर कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन देन एक्चुअल। क्लियर? चलो, ये इसका क्वेश्चन था, ये छोटा क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन 1 हो गया, अभी 2 करना है। एक दो ने ऑफ कर दिया, सिटी के तो बहुत शुरू हो गए, सिटी ऑफ हो गया। ये भी क्लास वीक है उनका। चलो ये हो गया, कर लिया, चलें।